Hey guys, welcome back to another video on utility classes, and this is chapter number 2 of class 12th macroeconomics. इस वीडियो में guys we are going to talk about basic concepts of macroeconomics. ठीक है, ये आपकी जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसे समझने से पहले आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको गिवन है, लाइक डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट्स, ये सब हमको पहले समझने जरूरी है। इनको समझे बिना हम नेशनल इनकम नहीं समझ सकते हैं। तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, लाइक डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, सो ये बेसिकली सभी टॉपिक्स हमको पढ़ने पड़ेंगे इस वीडियो में गाइस। ये ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए हम दो टॉपिक्स ले रहे हैं। नंबर वन इज डोमेस्टिक टेरिटरी एंड अनदर इज नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी से। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है इसको हम बेसिकली इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। अब ये होती क्या है? तो यूएन क्या बोलता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ज्योग्राफिकल टेरिटरी मतलब ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट का मतलब जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, विद इन विच, जिसके अंदर पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जिसके अंदर लोग, गुड्स और जो कैपिटल है वो फ्रीली क्या कर सके, सर्कुलेट कर सके, विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, मतलब उसी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो सर्कुलेट कर सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी उसमें ज्योग्राफिकल एरिया के अलावा और कुछ भी इंक्लूड होता है क्या। ठीक है, अब देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, इसमें सबसे पहले क्या क्या इंक्लूड होता है? पहले तो होता है पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं तो ये इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटायर है। ठीक है, ये हमारा मेनलैंड इंडिया है और इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप, इधर तो अंडमान, नीचे अंडमान निकोबार आइलैंड्स और इस साइड में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। ठीक है, लक्षद्वीप जो ग्रुप है, तो ये इंडिया की पूरी पॉलिटिकल बाउंड्री है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या इंक्लूड किए जाएंगे इसमें? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। यानी अगर कोई इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है वो आगे हम देखने वाले हैं। अगर कोई इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है और उसने कोई शिप या एयरक्राफ्ट ओन कर रखा है और वही उसे ऑपरेट भी करता है, और वो जो शिप है वो किन्हीं दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो उस शिप पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है वो सभी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिस्क, ये रिस्क नहीं है, रिस्क है। ठीक है, RIGS, एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स। ठीक है, ये जितने भी फिशिंग वेसल्स या नेचुरल गैस रिग्स है, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स में, ठीक है, वो सभी अगर मान लीजिए वो नॉर्मल रेजिडेंट हमारा कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज फॉरेन कंट्रीज में है, कॉन्सुलेट्स है इंडिया के। ठीक है, कॉन्सुलेट्स का मतलब उस कंट्री से हम जो कल्चरल रिलेशन इंप्रूव करने के लिए जो ऑफिसेज खोलते हैं उसको कॉन्सुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, या दूसरी कंट्री में अगर इंडिया ने कोई मिलिट्री बेस बना रखा है तो वो सभी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होंगे। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, अब हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते, वो होते हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में हैं लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते हैं। तो वही देखने वाले हम क्या क्या होते हैं। पहला तो है एम्बेसी, एम्बेसीज है ये। ठीक है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, यानी किसी और कंट्री के एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर हमारी कंट्री में हैं तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, वो किसी और कंट्री की, मतलब जिस कंट्री की वो एम्बेसी या कॉन्सुलेट है उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO एटसेट्रा। ठीक है, आई एम सॉरी गाइस फॉर द प्रिंटिंग मिस्टेक्स, यहाँ पर सॉरी टाइपिंग मिस्टेक्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक्स है तो ये शायद थोड़ा जल्दी के कारण हुआ है। ठीक है,
So international organizations like UNO, WHO, etc. located within geographical boundary of a country. यानी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक यूएनओ हो गया, हमारा डब्ल्यूएचओ हो गया है, या किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई अगर ऑफिस हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं जिससे हमारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी का जो टॉपिक था वो हमें क्लियर हो जाएगा। बेसिकली एन इंडियन कंपनी इन लंदन। देखिए कंपनी किसकी है, इंडिया की, ठीक है, और ये है कहाँ पे, लंदन में है। तो इंडियन कंपनी इन लंदन, क्या ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, नहीं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है इंडिया में, तो इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया में है, तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का ये पार्ट होगा। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, इंडिया में कोई कंपनी है लेकिन वो कंपनी है किसकी, जापान की। भाई साहब जापान में हो, जापान की हो, किसी की भी हो, कंपनी अगर इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन में है तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। ठीक है, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क। अब देखिए ऑफिस तो रिलायंस का है, रिलायंस इंडिया की कंपनी है, लेकिन ये है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, इंडिया के एरिया में तो नहीं है ना, तो इसका जो ऑफिस है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, किसी फॉरेन बैंक की ब्रांच है लेकिन है इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया में, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। ठीक है, इंडियन एम्बेसी इन जापान, मैंने आपको बताया था इंडिया की एम्बेसी चाहे किसी भी कंट्री में हो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, हमारा एसबीआई जो है उसकी एक ब्रांच है चाइना में। ठीक है, तो अब देखिए वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है क्योंकि इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ठीक है, कि रशिया की हमारे इंडिया में एक एम्बेसी है, तो देखिए जिस कंट्री की एम्बेसी होती है वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, तो एम्बेसी अगर रशिया की है तो रशिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, अब टाटा ने क्या किया है, इसकी एक बिल्डिंग है, ठीक है, अमेरिका में, तो उसने गूगल को रेंट कर दी है। तो देखिए बिल्डिंग भी यूएसए में है, रेंट भी गूगल को कर रहा है, हमारी ज्योग्राफिकल एरिया तो कहीं पे कुछ हुआ ही नहीं है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ये पार्ट नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सभी जो भी पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? सो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, यानी कि कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, who ordinarily resides, यानी जो नॉर्मली उसी कंट्री में रहता हो, ठीक है, and whose center of economic interest also lies in that country। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए। पहली चीज जो है वो है ऑर्डिनरली रिजाइड इन दैट कंट्री, यानी अगर कोई इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है तो वो इंडिया में ऑर्डिनरली रहता हो, और सेकंड क्या है, उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में ही हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है। सेकंड पॉइंट है नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड, अब देखिए जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है, और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखना है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली इसमें दो चीजें होती है, पहले तो होता है अगर हमको ये चेक करना है कि किसी भी इंडिविजुअल का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, तो हमें ये देखना होगा कि वो इंडिया की ज्योग्राफिकल जो टेरिटरी है उसमें रहता हो, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो क्या करता हो, लोकेटेड हो। तो पहला है द रेजिडेंट लीव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, ये लीव्स यहाँ पे टाइपिंग एरर है गाइस थोड़ा सा, ठीक है, LIVES होगा। द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब सेविंग, ठीक है, फ्रॉम दैट लोकेशन, और साथ ही साथ जितनी भी खुद की बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है लाइक इनकम जनरेशन करना, उसका एक्सपेंडिचर करना, ठीक है, और सेविंग करना, वो सभी हमारे ही डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहा हो, तो हम बोलेंगे ऐसा जो भी दो पॉइंट जिसमें होंगे, ऑर्डिनरी रिजाइड और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, ये दोनों अगर किसी में होंगे तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि नॉर्मल रेजिडेंट में हम किसको इंक्लूड नहीं करते हैं। नंबर वन इज फॉरेन टूरिस्ट एंड फॉरेन विजिटर्स। तो देखिए फॉरेन टूरिस्ट तो टूरिस्ट पर्पस के लिए आएंगे, टूरिज्म के लिए आएंगे। फॉरेन विजिटर्स किस किस के लिए आ सकते हैं?
हॉलीडेज के लिए यानी टूरिस्ट हो गए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए, स्टडी पढ़ने के लिए आए, स्पोर्ट्स के लिए आए या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आए। तो अगर कोई भी फॉरेन विजिटर इन पर्पसेस के लिए इंडिया आ रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा जहां से वो बिलोंग करता है। स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन गिवन कंट्री। यानी सपोज इंडिया में यूएसए की कोई एम्बेसी है, यूएसए का कोई मिलिट्री बेस है, यूएसए का कॉन्सुलेट है, तो उनमें यूएसए के एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एम्बेसी तो इंडिया के अंदर है, लेकिन इनमें जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, ठीक है। वो किसके नॉर्मल रेजिडेंट होंगे? उस कंट्री के जिस कंट्री की एम्बेसी है, ठीक है। तो एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी भी नहीं हुई और उसके जो एम्प्लॉयज है वो भी हमारे एम्प्लॉयज मतलब हमारे रेजिडेंट नहीं है, उसके एम्प्लॉयज भी उस कंट्री के रेजिडेंट है जहाँ की वो एम्बेसी है। थर्ड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यानी हमारी जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एटसेट्रा, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, उनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रेजिडेंट्स, ठीक है। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो अब इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, उसमें कोई एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या ये इंटरनेशनल रहेंगे? नहीं। देखिए क्या होंगे, सपोज उस ऑफिस में 5 लोग हैं, 2 इंडिया के हैं, 2 यूएसए के हैं, 1 जर्मनी का है, तो जो 2 इंडिया के हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, जो 1 जर्मनी का है वो जर्मनी का नॉर्मल रेजिडेंट होगा और जो यूएसए का है वो यूएसए का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, ठीक है। तो चाहे ऑफिस कहीं पे भी हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉइज है वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो लोग खुद जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहीं के वो एम्प्लॉइज सॉरी नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन है कि अगर, ठीक है, अगर वे लोग मतलब जो एम्प्लॉइज है वो 1 साल से ज्यादा मोर देन 1 ईयर अगर वो उसी इंस्टीट्यूशन में उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे। सपोज इंडिया में यूएसए यूएनओ का कोई ऑफिस है, ठीक है, अब यूएनओ के ऑफिस में वो 1 साल से ज्यादा कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो है यूएसए का, लेकिन उसको 1 साल से ज्यादा हो गया यहाँ पे इंडिया में वर्क करते हुए, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा अगर वो मोर देन 1 ईयर वर्क करता है। तो क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स, यानी फॉरेन वेसल्स के साथ में जो क्रू मेंबर्स आए हैं वो, ठीक है, कमर्शियल ट्रेवल्स जो बिजनेस पर्पस से ट्रेवल कर रहे हैं, और सीजनल वर्कर्स जो किसी पर्टिकुलर सीजन में आकर वर्क करके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। और गाइस अगर ये भी 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहते हैं तो ये भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे। देन बॉर्डर वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर्स क्या होते हैं? जो किसी कंट्री के बॉर्डर पर रहते हो। सपोज ये एक बॉर्डर है, ठीक है, ये है इंडिया, ठीक है, ये है नेपाल। तो सपोज इंडिया के जो लोग हैं वो रहते तो यहाँ पे हैं, लेकिन वो हर रोज क्या करते हैं, नेपाल के बॉर्डर पर वर्क करने चले जाते हैं, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके वर्क करने चले जाते हैं और शाम को वापस इंडिया आ जाते हैं। तो बेसिकली ये रह तो इंडिया में रहे हैं और वर्क कहाँ पे कर रहे हैं? नेपाल में। तो ये नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के होंगे? ये नॉर्मल रेजिडेंट होंगे इंडिया के, जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहीं के ये नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। तो यहाँ पे हमने ये सभी टॉपिक्स पढ़े जिसमें हमने देखा कि किन किन को हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है, सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंटशिप। तो गाइज आपने लास्ट 1 ईयर में काफी देखा होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजनशिप का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि सिटीजनशिप क्या होती है कि वो किसी मतलब अगर कोई इंडिया का सिटीजन है तो ये किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उसका बर्थ स्टेटस पर, उसका बर्थ कहाँ हुआ है या उसके जो पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है उनका बर्थ कहाँ हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ एक रजिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। यानी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो बाय बर्थ हो सकती है, बाय एंसेस्टर्स बर्थ हो सकती है कि उनके जो एंसेस्टर्स है उनका बर्थ कहाँ हुआ है, और बाय रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, यानी किसी और का बर्थ कहीं और हुआ हो, रहता कहीं और हो, लेकिन अगर वो रजिस्टर करके अप्लाई करता है इंडिया की सिटीजनशिप के लिए तो वो इंडिया का सिटीजन हो सकता है।
और ये जो सिटीजनशिप है वो एक लीगल कंसेप्ट है। लीगल कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि कुछ रूल्स के ऊपर बेस्ड है। सर कौन सा रूल्स के ऊपर? तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 5 to 11 तक पूरे सिटीजनशिप से रिलेटेड ही है। उसमें यहाँ पे बताया गया है सिटीजनशिप का मतलब क्या है, ठीक है, कौन कौन से लोग सिटीजन इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं, इंडिया के सिटीजन बनने का प्रोसेस क्या है, कौन से लोग इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे, ठीक है। और अदर लॉज कौन से? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, सॉरी सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये लॉ है जहाँ पे हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो यहाँ पे रिटर्न है। फिर होता है रेजिडेंटशिप। रेजिडेंटशिप का मतलब क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। इकोनॉमिक कंसेप्ट क्यों? क्योंकि ये किसी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। वो भले ही सिटीजन कहीं का भी हो, अगर वो इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, कौन सी? बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी जनरेशन ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर एंड अक्यूमुलेशन यानी सेविंग, ठीक है, तो इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है गाइज, कैन अ पर्सन बी सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया? क्या कोई किसी और कंट्री का सिटीजन हो सकता है और साथ ही साथ उसी टाइम पर इंडिया का रेजिडेंट भी हो सकता है क्या? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, क्या कोई चाइना का सिटीजन होकर इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है क्या? ठीक है, एक ही टाइम पर। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। सपोज इंडिया चाइना का कोई सिटीजन है, वो इंडिया में आकर रह रहा है, सारी एक्टिविटीज यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, उसके पास बस पासपोर्ट नहीं है इंडिया का, यानी इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, बाकी तो वो इंडिया का रेजिडेंट होगा। क्यों? बिकॉज वो रह इंडिया में रहा है, सारी एक्टिविटीज इंडिया में कर रहा है। तो रेजिडेंट के लिए हमने यही तो देखी थी दो कंडीशन, कि इंडिया में रहता हो, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इंडिया में ही करता हो, तो रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमें कुछ क्वेश्चन देखने हैं, एमसीक्यूज, सॉरी कुछ क्वेश्चंस है गाइस। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 1 इज इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। कोई इंडियन ऑफिशियल है जो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है। तो हमने ये देखा था कि जो इंडियन एम्बेसी है वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो उसमें काम करने वाले भी सारे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ही होंगे। तो यस, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए विल बी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एज जापानीज टूरिस्ट हु विजिट इन इंडिया फॉर 2 मंथ। एक जापान का टूरिस्ट है, इंडिया में आया है 2 मंथ के लिए, तो देखिए अगर मोर देन 1 ईयर के लिए आता तो इंडिया का रेजिडेंट होता, ठीक है। टूरिज्म पर्पज से लिए आया है तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। इंडियन गोइंग्स टू पाकिस्तान फॉर वाचिंग द क्रिकेट मैच। हालांकि पाकिस्तान में आजकल कोई क्रिकेट मैच तो होते नहीं है, हाँ इंग्लैंड या यूएई जाए तो बात अलग है, बट सपोज चले गए पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने के लिए चले गए, तो क्रिकेट मैच क्या है, ठीक है, T20 होगा तो 3 घंटे, वनडे होगा तो 6 घंटे, या फिर टेस्ट होगा तो 5 दिन, तो 5 दिन में वापस आ जाएंगे, 10 दिन में वापस आ जाएंगे, ठीक है, 1 साल तो नहीं रहेंगे, तो वापस लौट आएंगे। तो अगर मोर देन 1 ईयर के लिए जाते तो पाकिस्तान के रेजिडेंट होते, और कम टाइम के लिए जा रहे हैं तो इंडिया के ही रेजिडेंट होंगे। इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस, ठीक है, लोकेटेड इन यूएसए फॉर लेस देन 1 ईयर। इंडिया का कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो यूएसए में यूएन के ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, तो देखिए अगर वो लेस देन 1 ईयर तक काम कर रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट होगा। मोर देन 1 ईयर अगर वो काम करता है यूएसए में तो वो यूएसए का रेजिडेंट हो जाता। इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया। डब्ल्यूएचओ का कोई ऑफिस है इंडिया में और वो कोई इंडिया का कोई एम्प्लॉय जो है वो उसमें वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इंडिया का ही एम्प्लॉय होगा। हमने देखा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इन इंडिया फॉर मंथ टू सी ताजमहल। भाई साहब 1 महीने तक ये ताजमहल देखने वाले हैं भैया, ठीक है, तो ये इंडिया के रेजिडेंट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, ठीक है, 1 महीने में कोई रेजिडेंट नहीं हो जाता है। इंडियन मुस्लिम गोइंग टू फॉर द हज पिलग्रिमेज। तो देखिए इंडियन मुस्लिम से हज के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हज के लिए कुछ टाइम के लिए जाएंगे, वापस लौट आएंगे, तो ये भी इंडिया के रेजिडेंट नहीं हुए। तो गाइस इसी के साथ में हमारे जो टॉपिक थे डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट, ये खत्म होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों ही टॉपिक्स अब क्लियर हो चुके होंगे। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं वो बेसिकली हमारे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स, इनके ऊपर होने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू गाइस।